हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वपाप सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिद्धि मंत्रा एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के चैप्टर 4 मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण में क्या होता है द्विघात समीकरण। तो आइए दोस्तों, पहले हम इसके नाम से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट निकालते हैं, समझते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है द्विघात समीकरण। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ें, इसको थोड़ा सा अलग अलग लिखें तो देखिए क्या लिखेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, द्वि और इधर लिखेंगे घात। तो इसका अर्थ क्या हो गया, द्वि मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है घात। और घात से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, किसी भी संख्या की घात जिसे हम कहते हैं ना पावर, या फिर हम कह सकते हैं 1 की पावर 2 या 2 की पावर 2 या 3 की पावर 2। क्या पावर 2 तक होती है? जी नहीं। आप यहाँ पर 1 की पावर 3, 1 की पावर 4 या 1 की पावर 10, 12, 20 कुछ भी आप लिख सकते हैं। बस इसका अर्थ क्या होता है, 2 का अर्थ हो गया दुगुना और 3 का अर्थ हो गया तिगुना। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है दो दो रहेगा ना, तो इस 2 का गुणा 2 बार, 2 का गुणा ही 2 बार, उसी में 2 का गुणा में 2 बार होना चाहिए, इस तरह से। और अगर यही 3 बार लिखा है तो 2 का गुणा 3 बार होगा। ठीक है, तो ये त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघात। ठीक है, या भी इस तरह लिखा जाएगा 2 की घात की 3, यानी त्रिघात होगा। लेकिन घात का मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि घात का मतलब हो गया और उसके ऊपर लगी पावर। और घात घातांक आप कक्षा 8 में ही पढ़ चुके हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द्विघात यानी जिस पर दो घात हो। दो घात मतलब हमें पढ़ना है दो घात, जिसमें दो घात हो बस। उसके बाद क्या है, समीकरण। समीकरण से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। समीकरण का मतलब होता है जिसमें समानता दिखाई गई हो, जिसमें बराबरी दर्शाई गई हो, जिस कथन में बराबर का निशान लगा हो या बराबर समानता दिखाई गई हो, समानता दर्शाया गया हो, उसे हम कहते हैं समीकरण। अब जैसे इक्वेशन आप लिख सकते हैं कक्षा 9 में और 8 में आप समीकरण 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, सरल समीकरण, और आगे फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण और एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो आप पढ़ते आ रहे हैं। और कक्षा 10 में आपको पढ़ना है वहाँ पिछले कक्षा में आपने पढ़ा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी क्या पढ़ा था, 2 चर वाले रैखिक। और उसके पहले आपने पढ़ा था यहाँ पर क्या था, 2 चर था। चर क्या होता है, चर से भी आप अच्छी तरह से परिचित हैं। चर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू बदलती ना हो, जिसकी वैल्यू बदलती रहती हो। देखिए, अगर चर की बात करें तो इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक तो चर हो गया और एक हो गया अचर। तो देखिए, एक तो चर हो गया, एक अचर हो गया। तो अचर का मतलब होता है चर का उल्टा। तो चर क्या होता है, वह वैल्यू, वह कोई अक्षर जिसका या फिर वो मान जो ये बदलता रहता है हमेशा। जैसे कि हम चर के लिए अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ABCD में अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर x लिखें तो x का मान बदलता रहता है, तो x क्या मान ये आएगा, तो कहीं पर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो है इसका मान बदलता रहता है। और अचर वह होता है, और अचर के लिए हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। और अचर वह होता है जिसका मान फिक्स रहता है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ एक, तो एक जो है एक ही रहेगा, पूरी दुनिया में एक ही रहेगा, एक के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए, जब आप कक्षा 8 में पढ़े हुए होंगे, जब आप कक्षा 8 में पढ़ रहे होंगे तो पढ़े होंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो वहाँ पर क्या था, आपको सिर्फ एक चर में खेलना था, पढ़ना था, एक चर में खेलना था। यानी कि वहाँ पर एक ही चर, एक कोई समीकरण होगा जिसमें समानता दिखाई होगी, तो उसमें दोनों तरफ या जिस भी रहे हो, वहाँ पर सिर्फ एक ही चर इस्तेमाल किया जाएगा। जरूरी नहीं है एक्स कुछ भी, लेकिन सिर्फ एक चर। और 2 चर वाले में आप 2 चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एक्स और वाई या वगैरह वगैरह। अल्फ़ाबेट्स में आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब आपको पढ़ना है कक्षा 10 में आपने पढ़ा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म यानी जोड़े। तो हमें यहाँ पर चर वर्ड से नहीं मतलब है, मेरे कहने का मतलब साफ ये है कि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो दो घात समीकरण में समीकरण कैसे बनता है मैं आपको एक बताने गया था, तो हम चर वर्ग में पहुँच गए थे। तो समीकरण कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, ये नहीं, इसको नहीं लिखेंगे हम। एक्स जैसे एक्स प्लस 2 इक्वल में 0 या इक्वल में 2 लिख, मान लीजिए 4 लिखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखिए x प्लस, आप हम इस फॉर्म में लिख दिया तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं आपको, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, जब इसको आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर x को मिटा दूँ ऐसे करके और यहाँ पर मैं एक गैप बना दूँ ऐसे सिर्फ, और मैं पूछूं कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो आप बता ले जाएंगे, क्योंकि ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। फिर आप कहेंगे 2 + 2 = 4। तो इसी तरह समीकरण होते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं x, ठीक है, या फिर अल्फ़ाबेट से कोई चर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा ये समीकरण, जहाँ पर बराबरी दिखाई गई हो, बराबर का चिन्ह लग गया हो, ठीक है। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण का मतलब यह है वह समीकरण जिसकी चर की घात, वह समीकरण जिसके चर की घात 2 हो, चर की घात 2 हो, वही होगा द्विघात समीकरण। देखिए, जिसकी चर की घात, अभी इसका, अगर आप समीकरण द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ जानना जरूरी है समीकरण क्या होता है, ये आप जानते हैं, मैंने आपको वही बताया अभी। द्विघात यानी उस समीकरण में चर की घात, हम क्या लिखेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे कहते हैं, वह समीकरण जिसमें उसमें चर की घात 2 हो, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल में लिखूँ x² + x + 3 = 0, या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 0 ही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल 0 किया जाता है, तो मैं 0 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो देखिए x², तो स्क्वायर का मतलब होता है इसकी घात कितनी है, हाईएस्ट 2 है, कि हाईएस्ट घात कितनी है यहाँ पर ये देखी जा रही है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ x + 3 + x + 3 = 0, तो यह दोस्तों द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण तब यह नहीं कहलाएगा, तब यह त्रिघात समीकरण कहलाएगा। जिसमें 3 घात होती है उसे हम त्रिघात कहते हैं, और जिसमें 2 घात होती है उसे द्विघात कहते हैं, और जिसमें 1 घात होती है वह घात लगेगा ही नहीं, एक में लिखा नहीं जाता। अगर कहीं पर लिखा है x + 3 = 0, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें घात 1 है और 1 लिखा नहीं जाता। उसी प्रकार यहाँ पर ये द्विघात समीकरण इसी तरह से होता है। देखिए, द्विघात समीकरण हमको कैसे पहचाने। देखिए, अगर समीकरण बनाया जा रहा है ना, पहली बात आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर यहाँ पर मैंने x² + x + 3, यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने लिया है, इसी को यहाँ पर मैं पुटअप कर दूँ और फिर मैं आपको बताऊँ कि इसके गुणज में क्या है, तो इसके गुणज में 1 होता है। कभी भी अगर उसके गुणज में कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x², तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि x के गुणज में 2 है। क्या है, x के गुणज में 2 है। अगर मैं यहाँ पर 3x + 3 = 0, अब मैं अगर इस समीकरण में देखूं तो मैं कहूँगा x² यानी x² के गुणज में है 2 और x के गुणज में है 3, और 3 जो है 3 तो 3 ही है, और यहाँ पर 0, मतलब कि यह जो है 0 के बराबर है। और बराबर दिखाना है, समानता जब किसी में दिखाया जाता है तो उसे हम कहते हैं समीकरण, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ, यहाँ पर मैं दे दूँ आपको 3x + 3 = 0, यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि, चलिए इतना। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि यह क्या है या फिर यह कौन सा समीकरण है, तो आप क्या कहेंगे, यह कौन सा समीकरण है। तो इसको पहचानने के लिए एक मानक बनाया गया है, एक मानक रूप बनाया गया है। देखिए, इस आप मानक रूप में कैसे समझेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर वहाँ पर x का उपयोग किया जाता है सिर्फ चर के लिए, x का उपयोग किया जाता है चर के लिए, और a और b और c का उपयोग किया जाता है नंबर्स के लिए, तो मानक रूप उसका क्या होगा, ax² + bx + c = 0। देखिए, इस तरह से इसका मानक रूप होता है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं, और यह मानक रूप होता है किसका, द्विघात समीकरण का। अगर आप इसको इससे तुलना कराएंगे तो पता चल जाएगा कि यह द्विघात समीकरण है, या इसको इससे तुलना कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है द्विघात समीकरण, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या है, ये a जो है ना, 1 2 3 संख्या 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 अगर यहाँ पर लिखेंगे तो x का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी प्रकृति संख्याएं होती हैं, और यहाँ पर जो x होता है यह होता है चर, ठीक है।
यहाँ पर इसका मान सिर्फ चर होता है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर ए जी, यहाँ पर देखिए ए यह है, बी भी यही चीज़ है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं ए बी और सी, यहाँ पर कोई भी संख्या है, प्रकृत संख्या है, एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं आ जाती हैं इसमें। तो यह हो गया मानक रूप। अब देखिए मैंने पहचान, इसको पहचान आप कह सकते हैं, इस समीकरण द्वारा आप इसका पहचान कर सकते हैं। देखिए अब आगे देखिए यहाँ दिया गया है द्विघात समीकरण के बारे में कुछ जानकारियाँ। देखिए मैं एक किताब लिया हूँ, देख लीजिए। और यहाँ पर एक कुछ चीज़ यहाँ पर बताएगी कि क्या द्विघात समीकरण जो है वो किताबों तक ही सीमित है। तो ये मैथ का इस्तेमाल क्यों होता है, मैथ का यूज क्या है। तो मैथ का यूज एकमात्र ये भी है कि हम कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते हैं, किसी ना किसी चीज़ में करते हैं। जैसे कि अगर त्रिभुज की बात करें तो, या आयत की बात करें, वर्ग की बात करें तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं हम। तो अगर इस तरह से तो कोई ज़मीन हो गई या किसी घर या किसी जगह की क्षेत्रफल निकालने में काम आ जाती है। उसके बाद वृत्त हो गया, या फिर और भी कुछ चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्री हो गया जिसमें कि ऊंचाई, दूरी और मापा जा सकता है, प्रायिकता भी हो गई। लेकिन यहाँ पर द्विघात समीकरण का कोई उपयोग बताएं तो यहाँ पर बुक में एक चीज़ दिया गया है, मैं उसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर दिया गया द्विघात वास्तविक में जीवन से संबंधित कई समस्याओं को हल करने में हम द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हैं। वास्तव में हम दैनिक जीवन में कई समस्याओं को हल करने के लिए द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण, मान लीजिए उदाहरण यहाँ पर दे रहा है बुक, क्या दे रहा है, मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रेड, यहाँ पर कोई कंपनी है, तो हम वहाँ पर से नहीं मतलब है, 300 वर्ग मीटर एक क्षेत्रफल का प्रार्थना पत्र, यानी यहाँ पर प्रार्थना कक्ष बनवाना चाहता है। कितने वर्ग मीटर का, 300 वर्ग मीटर का। तो आइए हम बना लेते हैं वह कक्ष। ये कितने का है, देखिए सही से नहीं बना। तो ये 300 वर्ग मीटर वर्ग है, मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बना है 300 मीटर स्क्वायर का, इसका क्षेत्रफल है पूरा, ठीक है। क्या कहा गया है, क्षेत्रफल प्रार्थना पर वर्ग मीटर क्षेत्रफल है इसका, ठीक है, मीटर वर्ग। अब देखिए जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की, जिसकी लंबाई, देखिए अगर यहाँ पर ये एक आयत है और अगर हम किसी चीज़ की लंबाई और चौड़ाई मानते हैं तो किस प्रकार से मानते हैं। देखिए अगर एग्जांपल सहित मैं आपको बताऊं तो अगर यहाँ पर एक काम करता हूँ, देखिए ये किताब है ना हमारे पास, देखिए तो ये आयत है, ठीक है, ये एक आयत है। तो अगर आपके सामने ये ऐसे रखा हुआ है, ये आपके लिए इसकी लंबाई ये होगी और चौड़ाई ये होगी, क्योंकि आप यहाँ पर हैं। अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो ये लंबी होगी, ठीक है। लेकिन आयत में अगर बात करें तो सबसे लंबी भुजा को हम कहेंगे लंबाई, और सबसे मतलब उसके बाद छोटी जो होगी उसे हम कहेंगे चौड़ाई। यानी वो चौड़ाई से लंबाई से चौड़ाई में, ठीक है। जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई, जिसकी लंबाई, प्रश्न में कह रहा है जिसकी लंबाई, यानी ये जिसकी लंबाई चौड़ाई से, यानी इससे क्या है, दुगने से, इससे ये जो ये वाली लंबाई है, इस वाली लंबाई के दुगने यानी दुगना, यानी अगर यहाँ पर 2 है तो ये 4 है। लेकिन और भी कुछ कह रहा है प्रश्न में, ये कह रहा है प्रश्न में कि इसके ये लंबाई इस लंबाई के दुगने से 1 अधिक है। अगर ये 2 है तो यहाँ पर 2 का गुणा, जैसे अगर हमने इसको 2 माना तो ये हो जाएगा 2 और इसका 2 गुना और इससे 1 अधिक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो मतलब मैंने आपको ये समझाने के लिए क्या, अगर हमें समीकरण बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पर मान लिया x, इसको हमने मान लिया x। तो क्या कहा जा रहा है, यह दूरी इस दूरी के दुगने से 1 अधिक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x + 1। अब देखिए दोस्तों लंबाई, अब हमें क्या, हम जानते हैं कि इस आयत की क्षेत्रफल को निकालने के लिए, या फिर क्या पूछा गया है, देखें मानक कक्ष की चौड़ाई नहीं, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुने से अधिक है। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई
क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है इस कक्ष की ये लंबाई और ये है चौड़ाई पूछी जा रही है, तो हम इसको निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, जैसे लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए आयत की लंबाई चौड़ाई निकालने के क्या करना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L इंटू वी करना होता है, L इंटू वी करना होता है। तो इसकी लंबाई यानी ये और चौड़ाई इसका गुणा करेंगे हम, तो क्या करेंगे 2x + 1 का गुणा करेंगे x में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम किसके बराबर दिखाएं, तो देखिए हमें इसके बराबर मिलेगा ना, इस क्षेत्रफल के बराबर, तो 300 मीटर स्क्वायर मिलेगा। इसको मैं यहाँ पर ठीक है 300 मीटर का मीटर स्क्वायर हो, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, ये बन गई आपकी समीकरण, द्विघात समीकरण। आप कहेंगे द्विघात समीकरण है तो हमें इससे मैच करा दूँ मैं आपको। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। अगर द्विघात समीकरण है तो इससे मैच हो जाएगी, और अगर ये द्विघात समीकरण नहीं तो इससे मैच नहीं होगी। आइए हम मैच करते हैं। देखिए एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा जा सकता है ax² प्लस bx बराबर c। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी प्रकार यहाँ पर लिखा जाएगा और इस तरह मैं दोनों में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो किस तरह से सॉल्व होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2x² प्लस और यहाँ पर इसका x हो जाएगा बराबर में 300। देखिए चर की अधिकतम घात, इस समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, उसके बाद 1 है, तो हम 2 मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या इस वाले समीकरण से मैच हो रही है, इस वाले समीकरण से मैच हो रही है। तो देखिए यहाँ पर a का 2 है, x का x² है, b का 1 है और x का x है और c का यहाँ पर है। अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूँ, इसे इस तरह से यानी इस वाले से, ठीक है, तो किस तरह से हम लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, इस तरफ लाएंगे तो हम लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस का 300 इक्वल में 0। देखिए यहाँ पर इतना आपका सॉल्व हो गया, ये आ गया। देखिए इसको ये आप समीकरण बन गया द्विघात समीकरण। अगर इस द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा, इस x की वैल्यू मिल जाएगी और इस x की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे तो आपको आंसर पूरा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी आपको सॉल्व करना नहीं आता। देखिए सॉल्व आप कर ले जाएंगे, बहुपद में आपने इसका गुणनखंड करना सीखा होगा नहीं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह सॉल्व होगा, लेकिन अभी हमें सॉल्व नहीं करना है यहाँ पर, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आइए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाली 4.1। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए जो मैंने भी आपको क्वेश्चन बताया, इस तरह से एक क्वेश्चन और है जो आपको खुद से करना होगा। देखिए प्रश्न क्या है, मैं पढ़ता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर क्या प्रश्न, पहला प्रश्न ही है, जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी जो यहाँ पर दिया गया है वह द्विघाती समीकरण है या नहीं है, ये जांच करना है। आइए जांच करते हैं। पहला बताया जा रहा है, पहला ये हमारा पहला है, x + 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल में 2x + 3 माइनस है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए x + 1 का होल स्क्वायर और 2x - का 3। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं a + b का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, और यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप सभी को पता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए आगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके आधार पर हमें इसे खोल देना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसके आधार पर हमारा ये खुल गया। अब हम बराबर में 2x - 3 हो जाएगा, इसका गुणाम कराएंगे अंदर, यहाँ पर करा ही लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2x - का 6।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर यहाँ पर इसको हम जैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इक्वल होता है ना, इसके इस साइड को हम LHS कहते हैं और इस साइड को हम RHS कहते हैं। तो अगर RHS और LHS दोनों में सेम संख्या चर और अचर जो भी हो सेम हो और सेम साइन हो, मतलब चिन्ह उसका समान हो, यानी प्लस और माइनस समान हो, तो आप यहाँ से इसको ऐसे 0 कर सकते हैं, काट सकते हैं। नहीं तो फिर आप यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2x, यहाँ पर मैंने लिखा है पहले आपको मैं बता रहा हूँ। फिर इसको इधर लाएंगे तो 2x, क्योंकि माइनस में हो जाएगा, इक्वल से इस साइड आएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए और आपको पता भी है, पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पर ये प्लस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 प्लस 6। अब यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। और आप बताइए क्या यहाँ पर ये मैच कर रहा है उससे? मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, तो क्या यह जो समीकरण बना है इससे मैच कर रहा है? यहाँ पर 0 है, देख लीजिए यहाँ पर 0 है बराबर है, तो क्या इससे मैच कर रहा है ये? जी हाँ, मैच कर रहा है। देखिए जरूरी नहीं है ये वाला मिल जाए, यहाँ पर द्विघात होना चाहिए, 2 घात होना चाहिए। पद उसमें बहुत कम हो जाएंगे, जैसे बहुपद के चैप्टर आपने पढ़ा तो बहुत पद नहीं होंगे, मतलब पद थोड़े कम हो जाएंगे, बहुपद तो है लेकिन पद थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन द्विघात ही हमें ये देखना है। ठीक है, तो इसके अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आगे वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से है और इसके आगे भी क्वेश्चन सिर्फ इसी तरह से है। तो 1-2 क्वेश्चन है जो आपको हो उसके फंसे, तो मैं देख लेता हूँ कौन से टफ पढ़ रहे हैं, उसी को मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सब बराबर उसी तरह से प्रश्न दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, सब यहाँ पर आसान है। एक है सिर्फ क्यूब वाला, तो क्यूब वाला भी आप सिर्फ मुझे लगता है फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3ab और यहाँ पर a प्लस बी होता है। तो इसके आधार पर अगर आप a प्लस बी के क्यूब को खोलेंगे, इसमें सवाल दिया गया है a प्लस x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए अगर आपको यहाँ पर इससे मैच कर रहा है, तुलना कराने पर इसके बराबर आ जाता है, एंड तब हाँ आप यहाँ लिख सकते हैं हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। यहाँ से आप लिख सकते हैं हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखिए। अगर नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर नहीं लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं, अगर नहीं रहेगा तो नहीं हाँ रहेगा, सही रहेगा। पहले का सभी क्वेश्चन लगा लीजिएगा। दूसरे में पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और बाकी प्रश्न को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको आगे के ये 2 क्वेश्चन जो बाकी हैं यहाँ पर देख लीजिए। पहले के आप सभी कर लीजिएगा, दूसरे में यहाँ पर पहला वाला मैंने आपको बता दिया हूँ, उसी आधार पर है, और यहाँ पर मैं भी आपको अगले वीडियो में वो भी मैं आपको समझा दूंगा, और यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।